अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी लास्ट क्लास को शुरू किया था इस बात से कि वो कौन से स्किल्स हैं जो आप समझते हैं कि आपके वालिदैन या आपके दादा पर दादा, नाना पर नाना के पास थे लेकिन आज आपके पास नहीं है। रिकैप के अंदर वो कुछ स्किल्स सामने आए। मसलन पहले लोग स्वेटर खुद हाथ से बनाते थे, क्रोशिया का काम करते थे, चक्की पीसते थे। आज ये वो चीजें हैं जो हम में से शायद ही किसी को आती हो। लोग हॉबी के तौर पर सीखने की कोशिश तो करते हैं लेकिन ये चीजें आजकल आम तौर पे लोगों को नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आती थी लेकिन आपके वालिदैन या परदादा नाना को नहीं आती। मसलन सबसे बड़ी बात, आपके हाथ में मोबाइल। आपके हाथ का जो मोबाइल है, अक्सर आपके बुजुर्ग आपके पास आते होंगे कि मेरे मोबाइल में ये इशू आ गया, इसको तुम सेट कर दो। और जब आप देखते होंगे तो कोई मामूली सी गलती, कोई मामूली सी मिस्टेक होती थी जिसकी वजह से उनका मोबाइल काम नहीं कर रहा होता था। इस चीज से हमने ये समझा कि वक्त के साथ साथ, हालात के साथ साथ स्किल्स चेंज होते रहते हैं। ये चीज सिर्फ हमारे माशरे तक महदूद नहीं है, हमेशा से तारीख के अंदर ऐसा ही होता आया है। ओके, किसी जमाने में इंसान की तहजीब के अंदर जो बुनियादी उनका जो गुजर बसर था वो हंटिंग पे था। फॉर एग्जाम्पल, जब आपके यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे, वहां पे उनको कबाइल मिले जिनको रेड इंडियंस का नाम दिया। तो उन रेड इंडियंस की ज्यादातर जो उनका गुजर बसर था, जो गुजारा था, वो किससे था? हंटिंग से। वहां पे बड़े बड़े बैल जैसे जानवर होते थे, ठीक है, उसका वो शिकार करके उसी से खाते थे। साल के अंदर 2 महीने वो जाते थे शिकार करके, पूरा का पूरा कबीला जाता था, शिकार करता था, गोश्त सुखाता था, खाने सुखाता था, फिर वापस आ जाता था अपने इलाकों में। फिर दोबारा कुछ अर्से बाद साल में कम से कम 4 महीने, 2-2 महीने के इस तरह से वो जाते थे और शिकार करके वापस लेकर आके उसके जरिए से अपना गुजर बसर करते थे। उनकी कोई मखसूस रिहाइश नहीं थी। मखसूस रिहाइश ना होने की वजह क्या थी? क्योंकि वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे। उस सोसाइटी के अंदर सबसे हाई अच्छा स्किल कौन सा था जिसकी वैल्यू थी? कि आप कितने अच्छे शिकारी हैं, आप खाल कितने जल्दी उतार लेते हैं, आपको क्या खाल सुखाना आती है, उससे क्या क्या काम आप कर सकते हैं, आप जो है गोश्त के साथ क्या क्या चीजें बना सकते हैं, किस तरह से उसको सुखा सकते हैं कि वो खराब ना हो। वक्त गुजरा, तहजीबों के अंदर हमें एक नई तब्दीली नजर आई कि इंसानों ने एग्रीकल्चर की तरफ उनका रुझान हो गया। जब एक दफा काश्त करना शुरू की, ज़राअत की तरफ गए, तो वहां पे फिर एक नई चीजों का उनका रुझान पैदा हुआ। उसके अंदर किस स्किल की वैल्यू होने लगी? वो शख्स जो अच्छी ज़राअत कर सकता है, जो बुरे बीज और अच्छे बीज के दरमियान फर्क कर सकता है, जिसके अंदर जो पंक्चुअल होकर, रेगुलर होकर अपनी फसलों का ख्याल रख सकता है। हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि आपने तारीख के अंदर, अगर आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही हो, आपको इसके अंदर कुछ मशहूर पेंटिंग्स नजर आ रही हैं, मशहूर स्कल्पचर्स नजर आ रहे हैं, वो मुजस्मे जिसकी तारीख के अंदर हमेशा से बड़ी वैल्यू रही है। आप लोग ने लियोनार्डो डी विंची का नाम सुना होगा, माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा। ये लोग क्यों मशहूर थे? अपनी मुसव्विराना सलाहियतों की वजह से। ये वो दौर था जब इंसान की इस सलाहियत की कदर की जाती थी कि वो कितनी अच्छी पेंटिंग कर सकता है, वो मनाजिर को, कुदरती मनाजिर को कितनी अच्छे तरीके से उसकी अक्कासी कर सकता है पोर्ट्रेट कैनवस के ऊपर। वो किस तरीके से एक पत्थर के अंदर से मुजस्मा बना सकता है। ओके, और उस दौर के अंदर लोगों ने इतनी महारत हासिल की। अगर आप लोग इस तस्वीर पर गौर करें, अगर आप लोग को तस्वीर आ रही हो, तो आप लोग को नजर आए कि उसके अंदर उन्होंने ऐसा मुजस्मा बनाया हुआ है जिसके अंदर ऐसा लग रहा है कि उसने पर्दा डाला हुआ है, बारीक सा चेहरे पे पर्दा लगा हुआ है। अब उसके अंदर इतनी महारत आ गई, कि वो पत्थर को ऐसा बना रहा है, ट्रांसपेरेंट बनाने की उसके अंदर सलाहियत पैदा हो गई। आपके चेहरे पे एक बारीक सा पर्दा पड़ा हो, कपड़ा भी नजर आ रहा होगा, आपकी आंखें भी नजर आ रही होंगी, राइट। तो आपसे मुजस्मे, उनकी सलाहियतों में इतना कमाल था, इतना स्किल था कि वो पत्थर के अंदर, उनके पत्थर को उस तरह से तराशते थे कि ऐसा लगता था कि ऊपर कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, जबकि असल में वो क्या था? सब कुछ पत्थर से बनाया हुआ था। तो उस जमाने में स्किल की बड़ी वैल्यू थी। आज के दौर में कैसे स्किल की वैल्यू होगी? आज के दौर में क्या इस स्किल की वैल्यू होगी आपके ख्याल में? क्यों नहीं होगी? आज के दौर में इस स्किल की वैल्यू इसी वजह से नहीं है, जब फोटोग्राफी आई तो फोटोग्राफी, जितनी भी आर्ट के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मूवमेंट देखते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट जिसे हम कहते हैं, अजीब व गरीब से उन्होंने डिजाइन बनाए हुए होते हैं और लोग लाखों के अंदर उस पेंटिंग को खरीद रहे होते हैं, करोड़ों में खरीद रहे होते हैं। इस एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का रुझान पैदा ही उस वक्त हुआ जब फोटोग्राफी आ गई। तो लोगों को इस चीज की वैल्यू कम होने लगी, कि जिसको आप जो है पेंटिंग की वैल्यू कम होने लगी, कि लोगों ने देखा कि यार जिस चीज को वो आर्टिस्ट इतनी मेहनत से बना रहे हैं वो तो हमें लम्हे भर के अंदर अपने कैमरे में कैप्चर कर सकते हैं।
इसी तरीके से किसी जमाने के अंदर, तारीख के अंदर वैल्यू थी आपकी नेविगेशन स्किल्स की, कि आप कितनी अच्छी तरीके से समंदर वगैरह में जहाजों के ऊपर नेविगेशन कर सकते हैं। मसलन आज के दौर में आपके लिए ये बात आम सी है कि दुनिया गोल है, लेकिन हर दौर में ऐसा नहीं था। लोग समझते तो थे, उनके जहन में तस्वुर था कि हाँ जी दुनिया गोल है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं था। सबसे पहले जिस बंदे ने इस पूरी दुनिया के गर्द गोल चक्कर लगाया उसका नाम था फर्डिनेंड मैजेलन। ओके, उस दौर का बहुत मशहूर आदमी हुआ, बहुत बड़ी उसकी, यूं समझ लें कि हमारे दौर का, आज के दौर में उसको हम सुपरस्टार कहेंगे। इतना मशहूर उसने कोई काम करके दिखाया, इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया कि आज तक हम उसको याद कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर में अगर आप में से कोई कहे कि जी हम पूरी दुनिया की गर्द गोल चक्कर लगाएंगे, क्या उसकी वैल्यू होगी? नहीं होगी। किसी जमाने में जंगें बहुत ज्यादा होती थी, आज भी होती है, लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा होती थी। अगर आपको अपना कैरियर बनाना था, अपना कैरियर स्टैब्लिश करना था, तो आपके लिए जरूरी था कि आप मिलिट्री को ज्वाइन करें। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस के अंदर मेरे ख्याल में 30 ईयर्स वॉर हुई थी, रिलीजियस वॉर जिसे कहते हैं, मजहब के बुनियाद पर 30 साल तक आपस में लड़ते रहे। अगर आप उस दौर में वहां पैदा हुए होते तो आपके लिए अपने कैरियर बनाने के लिए क्या चीज जरूरी थी? आपके पास मिलिट्री स्किल्स का होना, आपके अंदर उस एक्यूमेंट का होना, उन सलाहियतों को होना जिसकी मिलिट्री को रिक्वायरमेंट होती है। हम और आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने देखा तारीख के अंदर, हम सुनते हैं जिस जमाने में बनु अब्बास और बनु उमैया की हुकूमतें थी, हारून रशीद का दौर था। उस दौर में जितने लोग मशहूर हुए, मिसाल के तौर पर इमाम गजाली, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अबू यूसुफ, इन तमाम लोगों की जो क्वालिटी थी, जो इन सब के अंदर जो कॉमन क्वालिटी थी, वो क्या थी? दीनी तालीम। उस दौर के अंदर अपने आप को शाइन करने के लिए, अपने आप को बनवाने के लिए आपके लिए जरूरी था कि आप दीन की तालीम हासिल करें। और उस दौर के अंदर आप किस्से सुनते हैं तो यही किस्से थे। इमाम बुखारी ने इतना सफर किया, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यूं गए वो गए। तमाम चीजों का मकसद क्या था? ज्यादा से ज्यादा हदीस की तालीम हासिल कर सके। जो लोग उस जमाने में सहाबा जिंदा थे, ताबई जिंदा थे, उन तक जाके डायरेक्टली उस हदीस को सुन सके, कि कह सके कि जी हमने नियरेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, करीब तरीन आदमी से जाके हम खुद ये हदीस अपने कानों से सुनकर आए हैं। और इसी की वैल्यू ज्यादा थी, इसी की वैल्यू ज्यादा थी कि आपके दरमियान जितनी निस्बतें होंगी, ओके, कि फॉर एग्जाम्पल सुहा ने इंशाल से सुना, इंशाल ने आयशा से सुना, उसके मुकाबले में फॉर एग्जाम्पल अगर बीच से हम सोहा को हटा देते, डायरेक्टली जाके इंशाल से सुन लेते, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि बीच से एक रेफरेंस कम हो रहा है, एक हवाला कम हो रहा है। तो उस जमाने में इस चीज की वैल्यू थी। हालात बदले, वक्त गुजरा, अब हम आ गए 21st सेंचुरी के अंदर। अब यहाँ पे सवाल ये होता है, इतना तो हमने समझ में आ रहा है कि हर जमाने में, हर दौर पे डिफरेंट चैलेंजेस। अब यहाँ पे ये सवाल होता है 21st सेंचुरी के अंदर वो क्या चीज है जो इसको एक मुनफरिद बनाती है, वो क्या चीज है जो इसको कुछ अलग बना रही है? सवाल यहाँ पे ये है। ओके, सिर्फ टेक्नोलॉजी। हम देखो टेक्नोलॉजी से बढ़ के हम थोड़ा सा एक बर्ड्स आई व्यू के साथ एक ऊपर की हम बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े स्केल की बात करें। तो कौन से चैलेंजेस हैं जो आपके आबा अजदाद या आपके वालिदैन को फेस नहीं करने पड़ रहे थे? ओके, एक बात जो हम लोग ने उस दिन डिस्कस की थी, एक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ओके, आपके उस जमाने में अखबारात थे, बहुत सारे थे, इतने नहीं थे। आज अगर आप देखते हो, अगर आप किसी भी सियासतदान को फॉलो करना शुरू करते हो, आपके पास कितनी सोर्सेज हैं। सिर्फ यूट्यूब पे बैठते हो तो कितने ही लोगों ने अपने पॉडकास्ट बनाए हुए, अपने चैनल्स बनाए हुए। सिर्फ टीवी चैनल्स कितने। किसी एक को भी फॉलो करना शुरू करो तो सवाल होता है भाई किस किस को फॉलो करोगे, कितना ज्यादा उसको फॉलो करोगे, कहाँ कहाँ तो जाके उसको सुन सकते हो, समझ सकते हो। समझ रहे? क्या ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मसला पहले कभी था? कभी नहीं था। किताबें कितनी ज्यादा पब्लिश होने लगी हैं आज के दौर में। आज से पहले आप लोग जाके मार्केट से किताबें परचेज करते थे, आज आपके पास किताबें आप आराम से ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अब ऑनलाइन डाउनलोड कर भी सकते हैं तो भी आपके पास किताबें कितनी सारी जमा हो गई हैं। अब ये कॉमन प्रॉब्लम लोगों को होती है कि यार किताबें इतनी सारी हो गई हैं कि हम किस किस किताब को पढ़ें। हमने बहुत सारी किताबों को डाउनलोड करके रखा हुआ, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा। इधर कुर्सी लेकर आ जाओ अमान। अच्छा, इसी तरीके से एक और प्रॉब्लम एजुकेशन का। आपके खानदान के अंदर पहले आपको याद हो कि मैट्रिक किसी ने कर लिया बहुत बड़ी बात होती थी। आज के दौर के अंदर आप जो है नई नई डिग्रियों के लिए आपको पीछे भागना पड़ रहा है। आप मैट्रिक तो क्या इंटर करके फारिग नहीं होते, इंटर क्या ग्रेजुएशन करके फारिग नहीं होते। आपके कॉलेज के अंदर इस वक्त हर टीचर जिसके पास एक जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, जिसको हमारे माशरे के अंदर बड़ी वैल्यू दी जाती है कि जी परमानेंट जॉब होती है, इस परमानेंट जॉब के बावजूद वो जो है बैठ के पीएचडी कर रहे हैं। और जिन्होंने पीएचडी कर लिया वो पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं। क्या पहले ये मसला था?
एक और बड़ा मसला जॉब मार्केट के अंदर कंपटीशन। पहले हमारा कंपटीशन किन लोगों से था? हमारे अपने आसपास के लोगों से। ठीक, हमारे पास अगर हमारे, इसीलिए हम लोग सुनते हैं गांव देहात के अंदर किसी ने एक दुकान खोली हुई है तो उसका बेटा भी वही दुकान चला रहा था। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। अमूमन हमें नजर आ रहा है कि ऐसे कारोबार, ऐसे चीजें, ऐसे हुनर जो आपके वालिदैन के थे वो अगली नस्ल को हम मुंतकिल नहीं कर पा रहे। इतना तो समझ में आता है कि यार इस दौर के अंदर मसाइल बहुत मुख्तलिफ है। पाकिस्तान के अंदर बीच में बड़ी महंगाई हो गई थी, अगर आपको याद हो, अभी भी खैर है। उस महंगाई की एक बड़ी वजह क्या थी? रशिया और यूक्रेन की वॉर। जब पहले ऐसा होता था, अपना उगाते थे, अपना खाते थे। अब रशिया यूक्रेन के दरमियान जंग शुरू हुई, पाकिस्तान के अंदर गंदम महंगा हो गया, यूरोप के अंदर एनर्जी का क्राइसिस पैदा हो गया। पहले कभी था ऐसा? नहीं था। क्यों? एक जगह जंग हो रही है, उसका आपस में सब पे असर पड़ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया पे पूरी इंटरनेशनली फोकस बहुत ज्यादा होता है कि इन दोनों मुल्कों की जंग के नतीजे में दुनिया भर पे इसके बहुत गहरे असरात होंगे। तो कोशिश में लगे रहता है कि भाई आपस में जितना भी एक दूसरे को आंखें दिखा लो, आपस में जितना चाहे लड़ लो, लेकिन जंग की नौबत ना आने दो, फुल स्केल वॉर की नौबत ना आने दो। अब यहाँ पे जब हम यहाँ तक पहुंचे कि भाई आपकी दौर के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं, इन चैलेंजेस के अलावा हमें एक और बात भी समझ में आ रही है, एक और तब्दीली भी नजर आ रही है कि हमें अपने माशरे के अंदर ऐसे पेशे नजर आ रहे हैं जिसका पहले तसव्वुर नहीं था। मैंने कल ही अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करते वक्त मैं फोर्ब्स की वेबसाइट पे गया और फोर्ब्स की वेबसाइट पे जाके मैंने दुनिया के अमीर तरीन 10 लोगों की फहरिस्त निकाली। ठीक है, उसमें से 8 लोग का ताल्लुक सॉफ्टवेयर से, कोई माइक्रोसॉफ्ट से, कोई अमेजोन से है, कोई गूगल से है, एक टिकटॉक वाला बंदा है। ओके, सारे ये लोग हैं जो कि इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। इलॉन मस्क साहब हैं। तारीख में इससे पहले जब भी हम दुनिया के अमीर तरीन लोगों का नाम सुनते हैं तो उनकी दौलत की बुनियादी वजह ज़मीन था कि बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, बादशाह से जागीरें ली, उन जागीरों को फैलाते गए, फिर उन जागीरों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपने पास अमला रखा जो उन जागीरों की हिफाजत कर रहा है और उनकी तनख्वाहदार मुलाजिम उनका हो गया। लोगों ने पैसे कमाया तिजारत के जरिए से, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, इस तरीके से कमाते रहे, तिजारत करते रहे। जब आपके यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो आपके यहाँ मिलीनियर्स की एक नई क्लास पैदा हुई जिन्होंने कमाया इन बड़े बड़े फॉर एग्जांपल मिनरल रिसोर्सेज पे काम करके। रॉकरफेलर था, बड़ा मशहूर नाम है, कार्नेगी बड़ा मशहूर नाम है अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर। इन लोगों ने फॉर एग्जांपल स्टील पे ज़्यादा काम किया, ऑयल पे काम किया, ऑयल वगैरह को बेच के उन्होंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन से ऑयल निकल आया, ऑयल निकल आया तो जाहिर सी बात है वो अमीर हो गए। उन्होंने दूसरी ज़मीन खरीदी, उससे भी निकल आया। इस तरीके से वो रातों रात अमीर होते चले गए। लेकिन तारीख में कभी कभी ऐसा दौर गुजरा कि सॉफ्टवेयर की वजह से लोग अमीर हो रहे हो। सॉफ्टवेयर है क्या चीज? हाथ में होता है हमारे? नहीं होता। एक ऐसी चीज जो हमारे हाथों में नहीं है लेकिन और जिसकी कोई वैल्यू, मतलब कोई आप ये कह सकते हो कोई वैल्यू नहीं है। सोने की वैल्यू समझ में आती है। आपके पास कोई बंदा माल तिजारत लेकर आ रहा है, कोई तिजारत का माल आपको बेच रहा है, जाहिर सी बात है आपको नीड है तभी आप उसको ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो हमें नजर नहीं आ रही। ओके, हमारे डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी ना वो हमारे ओढ़ने की चीज है ना हमारे खाने की चीज है, लेकिन उसके बावजूद उसकी वैल्यू इतनी है कि उसको बेच बेच के लोग दुनिया के अमीर तरीन लोग बन गए। टिकटॉक वाला बंदा दुनिया के टॉप 10 लोगों में कैसे शामिल हो गया? टिकटॉक में ऐसी क्या बात है, क्या चीज है टिकटॉक? एक ऐप है ना। ऐप कहाँ होती है? मोबाइल पे होती है। आप अगर अपने दादा को समझाने बैठे कि टिकटॉक का जो ओनर है वो बहुत दुनिया का अमीर तरीन आदमी, कैसे समझाएंगे? क्या बताएंगे आप उसको? हाँ, तो क्या वो हर बंदा यूज कर रहा है तो उसमें पैसे कैसे कमा रहे हैं? तो हर कोई देख रहा है तो इससे क्या होता है? हर कोई देख रहा है। हमारे दौर में तो हर कोई देख रहा, लोग थिएटर देखते थे बस। थिएटर वाले तो इतने अमीर नहीं होते थे, पूरा गांव जाता था मेला देखने के लिए। प्ले स्टोर क्या होता है बेटा? कैसे बताओगे? ठीक है, बिल्कुल लोगों की तफरीह के लिए, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। माजी में तफरीह के लिए मेले पे जाते थे। ठीक है, बहुत हो गया तो नौटंकी थिएटर देख लिया, बहुत हो गया तो कबूतर पाल लिए, बहुत हो गया तो लूडो खेल लिया। ये कौन सी बात कर रहे हो कि तफरीह के ऊपर लोग जो इतना कमा रहे हैं और दुनिया के अमीर तरीन लोग हो गए? चैलेंज समझ में आ रहा है? क्या पहले कभी ऐसा था कि तारीख में कभी ऐसा हुआ कि इतने गुलकार जो आजकल दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल है, अदाकार, गुलकार, क्या पहले कभी ऐसा था? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट था।
अभी जैसे हानि ने बात की कि पहले लोग बोर होते थे, बोर हो जाते थे। ओके, मैंने एक बात भी बताई थी कि मैं एक पुराना बच्चों का रिसाला पढ़ रहा था, तो उसके अंदर कहानी थी कि बाहर बारिश हो रही है और हम कहानी लिखने वाले ने लिखा कि बाहर बारिश हो रही थी, हम लोग कुछ देर तो लूडो खेलते रहे, फिर बोर हो गए, फिर बोर होकर मम्मी के पास गए। कहानी यूं स्टार्ट होती है। फातिमा, आज के दौर में क्या बोर होने का कोई इम्कान है? क्या इस बात का इम्कान है कि आप बोर हो सकें? ठीक, हर वक्त बल्कि यहाँ ये होता है इतने काम है, इतनी चीजें देखने को है, इतनी चीजें सुनने को है कि आदमी कहता है किस किस को देखे, किस किस को सुने। आप लोग एक चीज देखें, अगर ड्रामों से आप लोग थक गए हो तो अब आपके पास क्या आ रहे हैं? क्या नेटफ्लिक्स की सीरीज के अलावा भी एक आ रहा है जिससे मेरे बिल्कुल इस वक्त जहन में नाम नहीं आ रहा। बेसिकली फॉर एग्जांपल लोगों की लाइफ, जो जिंदगी के शोज हैं, जिंदगी ड्रामे, ब्लॉग्स के अलावा भी एक होता है, जैसे वो बिग हाउस वगैरह एक शो है यार, बिग बॉस, हाँ, उसका रियलिटी शोज, रियलिटी शोज का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, रियलिटी शोज का जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले एक मूवी के अंदर पेश किया गया था। ठीक है, एक मूवी के अंदर दिखाया था कि जी एक बंदा है, पैदा हुआ, ठीक है, और जब से वो पैदाइश से लेकर बड़े होने तक उसके ऊपर कैमरा लगा रहा। ओके, और उसको ये नहीं पता चला कि जी मुझे भी जिंदगी को कैमरे के अंदर ऑब्जर्व किया जा रहा है। और दुनिया का वो मशहूर तरीन टीवी शो था ट्रूमैन शो, फिल्म का नाम है ट्रूमैन शो, और फिल्म के जो अदाकार हैं उनका नाम है जिम कैरी। तो ट्रूमैन शो मूवी थी, ऐसी मूवी जिसके अंदर दिखाया पहली दफा रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट आया कि जी एक दौर ऐसा आएगा, लोग इतने बोर हो चुके होंगे कि लोग रियल लाइफ को देखना चाहेंगे और उसमें उनको मजा आएगा। तो उस बच्चा पैदा होता है, बच्चे के बचपन से उसके ऊपर कैमरा फोकस किया हुआ है। ओके, जैसे जब बच्चा बड़ा होता है, स्कूल वगैरह जितनी भी उसकी दोस्तें हैं, जितने उसके टीचर्स हैं, उसके वालदैन तक सब के सब अदाकार है, उसके वालदैन भी अदाकार है, उसकी बीवी भी अदाकार है, लेकिन उसको नहीं पता। यानी सब लोग अदाकार है, बस वो बेचारा अकेला जो है वो असल जिंदगी गुजार रहा है। अब वो दुनिया का पॉपुलर तरीन शो था। अब वो आगे चलती मूवी, उस बंदे को एहसास होता है कुछ गड़बड़ लग रही है, ये मेरे जो दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, ये दोस्त नहीं है। उसको अपनी जिंदगी में कोई खला महसूस होता है, वो जिंदगी का यूं समझने के जिंदगी दुनिया को एक्सप्लोर करने निकलता है, लेकिन दुनिया तो नहीं होती, वो तो स्टूडियो में उसको कैद किया हुआ होता है, उसको पता नहीं होता। ओके, तो ये मूवी थी ट्रूमैन शो, और इस मूवी से रियलिटी शो का कॉन्सेप्ट आया कि जी एक दौर ऐसा आएगा कि लोग इतने बोर हो चुके होंगे इन स्क्रिप्टेड ड्रामों से कि रियलिटी शो को देखेंगे। और इस वक्त अगर आप गौर करें तो रियलिटी शो ज्यादा पॉपुलर है बनस्बत के स्क्रिप्टेड शोज के। पाकिस्तान के अंदर अगर बाज लोग, जैसे आप लोग ब्लॉग की बात कर रहे थे या वीलॉग की बात कर रहे थे, तो ये वीलॉग है क्या? रियलिटी शो ही तो हो रहे हैं। शादी हो रही, जाके आपने कैमरा की लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो है क्या? बेसिकली आप उसकी जिंदगी देख रहे हैं, हालांकि आपको, यानी आप बस दूसरे की जिंदगी देख रहे हैं, दूसरे की खुशियां देख रहे हैं और आप खुद भी खुश हो रहे हैं, हालांकि इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे यहाँ अमूमन मुस्तकबिल के बारे में इतना गौर फिक्र नहीं किया जाता। हम लोग आज सोते हैं तो हमें बस इसी बात की होती है, सुबह उठेंगे तो हमें जो है ऑफिस जाना है, ऑफिस पहुंचे तो घर की फिक्र होती है, घर पहुंचे तो अगले दिन की फिक्र होती है। यूएस के अंदर लोगों ने, जब उनको ये बात फील होने लगी कि माशरा बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, नॉलेज इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ऐसे लोग जिनकी वैल्यू उनकी नॉलेज की वजह से है, ऐसे लोग जिनकी 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 तनख्वाहें, जिनकी मालूमात, जिनकी दौलत का इन्हिसार उनकी नॉलेज पर है, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास कोई स्किल नहीं है। अगर इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर बिजली बंद हो जाती है तो सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा ही है ना। लेकिन उनके पास चंद नॉलेज है जिसकी वजह से आज के माशरे में उनकी वैल्यू है। तो उस दौर में 2000 के अंदर जब ये चीज हुई कि यार 21st सेंचुरी में हम दाखिल हो रहे हैं, जमाना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो हमें बैठ के एनालाइज करना चाहिए वो कौन से स्किल्स हैं, वो कौन सी महारतें हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर होना चाहिए। एक ग्रुप बना, उस ग्रुप ने मिलके, उस ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग थे, मैं आगे बताता हूँ कौन से लोग थे। उस ग्रुप ने मिलके कुछ सलाहियतों का इंतखाब किया। उन्होंने कहा आने वाले दौर के अंदर इन सलाहियतों का, किसी भी इंसान की कामयाबी के लिए इन सलाहियतों का होना उसके लिए जरूरी है। अब उन सलाहियतों का हम क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? लास्ट क्लास में बात की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर दफा एग्जाम के अंदर इस पर कोई ना कोई एक सवाल आया हुआ होता है। अच्छा, सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है कि आपकी जिंदगी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा भाई वो कौन से स्किल्स हैं, जब पता होगा तो सीखेंगे, जब सीखेंगे तो आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखा सकेंगे, तभी आप इफेक्टिव टीचर बन सकेंगे।
इस आईसीटी की कोर्स के अंदर मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जो हमारा आईसीटी का कोर्स है ना, इसकी ये जड़ है। ये वो जड़ है जिससे आगे चल के तमाम शाखें और तमाम चीजें निकलती हैं, जिसको हम पूरा जो आईसीटी कोर्स है ना वैसी पे बेस करते हैं। मैं जितने भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला मैं आपको हर टॉपिक के अंदर रिलेशन बताऊंगा। देखो ये टॉपिक इस तरीके से 21st सेंचुरी से स्किल से रिलेट कर रहा है। वो स्किल्स कौन कौन से हो सकते हैं आप लोग के ख्याल में? अलीना, कोई तुक्का लगा दो जी। ओके, क्रिएटिविटी और ठीक है, ओके गुड। हमारे पास क्रिएटिविटी का बहुत होना जरूरी है, कोलैबोरेशन का होना जरूरी है, कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी है। हमें साथ ही साथ मीडिया लिटरेसी का पता हो, इंफॉर्मेशन लिटरेसी का पता हो, टेक्नोलॉजी लिटरेसी का पता हो, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो, हमारे अंदर सेल्फ असेसमेंट की सलाहियत हो। अब आप कह सकते हैं सर ये कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिसका हम कहाँ पे कोर्स करें, क्रिएटिविटी का कोर्स कहाँ पे होता है? देखो उन लोगों ने बनाया है फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क के अंदर हमेशा एक हायर लेवल की बात की जाती है। आप लोगों ने नेशनल टीचिंग स्टैंडर्ड्स का नाम सुना है, पढ़ा है थोड़ा सा? उसके अंदर क्या उन्होंने स्पेसिफिक बातें की हैं, तो मैं कोर्स यहाँ से यहाँ तक पढ़ाना है, वो जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हायर लेवल की बात कर रहे हैं। 21st सेंचुरी स्किल के अंदर भी उन्होंने उन्हीं हायर लेवल स्किल्स की बात की है कि इन स्किल्स का आपके असातिज़ा के अंदर और आपके तलबा के अंदर होना ज़रूरी है। इन स्किल्स को हम 3 कैटेगरीज के अंदर तकसीम कर सकते हैं। एक कैटेगरी उन्होंने बनाई है, सबसे पहली कैटेगरी सबसे आसान, डिजिटल लिटरेसी, जिन ऐसे स्किल्स जिनका ताल्लुक आपके लिटरेसी से है। लिटरेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? इंफॉर्मेशन लिटरेसी, इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना। आप इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, आपको पता तो हो कि आप सही चीज़ पढ़ रहे हैं, गलत चीज़ पढ़ रहे हैं। ओके, मीडिया लिटरेसी, मीडिया किस किस तरीके से आपको मैसेज दे रहा है, क्या क्या मैसेजेस दे रहा है, हम इस पर तफसील से बात करेंगे। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, क्यों क्यों? क्योंकि भाई आपको टेक्नोलॉजी यूज ही नहीं करना आती तो कैसे आप इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे? सबसे आसान तो ये होगी पहली कैटेगरी डिजिटल लिटरेसी, जिसके अंदर 3 चीजें। दूसरी कैटेगरी लर्निंग एंड इनोवेशन, लर्निंग, इसके अंदर यूं भी कहते हैं 4 C's। 4 C's क्यों कहते हैं? नंबर 1 क्रिटिकल थिंकिंग, पहला सी आ गया। दूसरा सी कोलैबोरेशन, तीसरा सी कम्युनिकेशन, चौथा सी क्रिएटिविटी। 4 सी हो गए, तो कितने साइंस से याद हो गया? कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग। आज के दौर में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है? अगेन वही वाली बात कि भाई आपने जो है, जब तक आपके अंदर इतनी सलाहियत ना हो कि आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर रहे हैं, उसको देख के एनालाइज कर सकें, फैसला कर सकें ये सही है गलत है। ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग का स्किल होना जरूरी है। आंख बंद करके किसी चीज को फॉलो नहीं करें, ठीक। अच्छा, उसके बाद लास्ट कैटेगरी का नाम उन्होंने रखा है कैरियर एंड लाइफ। अच्छा, अब मैं स्किल बता रहा हूं, आपने ये बताना है कि आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, सिर्फ इतना बताना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज वो कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी। आज के दौर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? हम घर से निकलते हैं, हम देख ही ले हमें कितने कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, कितने मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ रहा है, हर किसी के मिजाज को सीखना पड़ रहा है। ओके, अगर आप लोग थोड़ा सा बैठ के तज्जिया करें ना, जितने लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, आपके वालिदैन में कभी किसी से इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ। ओके, आप घर से निकल के आते रास्ते में कितने लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक, इसी से अंदाजा लगा ले। इन तमाम लोगों के साथ काम करने के लिए आपके अंदर किस चीज का होना जरूरी है? दूसरा किस चीज का होना जरूरी है? जोर से बोल। बहुत शुक्रिया जी दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद वो एक और चीज कह रहा है, वो कह रहा है इनिशिएटिव लेने की सलाहियत होनी चाहिए। इनिशिएटिव लेने की सलाहियत होनी चाहिए जी। सनिया, क्या ख्याल है, इनिशिएटिव आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट है? इनिशिएटिव लेना क्यों? इनिशिएटिव लेना क्यों जरूरी है आज के दौर में? आज के दौर में हम कहते हैं कि यार हर चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, तुम जो चाहे जो कुछ चाहे तुम पढ़ सकते हो, जो चाहे तुम पढ़ सकते हो। अब पढ़ने को तुम सब कुछ पढ़ सकते हो, राइट, लेकिन पढ़ने वाला कौन है? कोर्स करने वाला कौन है? गूगल वाले फला फला कोर्स करवा रहे, कितने ने वो कोर्स किए हुए? नहीं किए हुए। हम चाहे तो ऑनलाइन बैठ के हम किसी चीज को खुद भी सीख सकते हैं, कौन कितने लोग सीख रहे हैं? ओके, इनिशिएटिव लेना जरूरी है। अच्छा, अब मैं जल्दी से लिस्ट कर रहा हूं, मैं दूसरे मकाम में करना चाह रहा हूं।
एक हो गया आपका जी क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन। क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन क्या जरूरी है या नहीं है? क्यों जरूरी है? हमारे इस दौर के अंदर मरियम कमाल क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन क्यों जरूरी है? मरियम कमाल आपका नाम भी है जी? मरियम कमाल, तो अम्मा अब्बा को अब नहीं पता चलता था? उनको जरूरत नहीं थी? आज के दौर में जितनी माइग्रेशन हो रही है, जितनी मुख्तलिफ कौमों के लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं, आपस में शादियां भी कर रहे हैं, आपस में रह भी रहे हैं, क्लास के अंदर अगर मैं पूछना शुरू करूँ कौन सी कौम है, तो आपको पता चल जाए कितनी मुख्तलिफ कौम के लोग यहाँ मौजूद होंगे, कितनी मुख्तलिफ जबान वाले लोग मौजूद होंगे। तो क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शन का होना जरूरी है या नहीं? आज के दौर में क्लास में खड़े होकर मैं मेमनों के लतीफे सुनाना शुरू कर दूं, या फला कौम के लतीफे सुनाओ, या पंजाबियों के लतीफे सुनाओ, पठानों के लतीफे सुनाओ, बिहारियों के लतीफे सुनाओ, कोई ना कोई उठ जाएगा कि सर आप मेरे ऐसा ना बोलें। राइट? यही बात आपके लिए भी जरूरी है। कल कल क्लास में जाए जाके वहां पे ऐसे लतीफे या ऐसी बातें ना करें। तो क्रॉस कल्चरल सेंसिबिलिटीज का होना भी आपके लिए जरूरी है। फिर एक बात, प्रोडक्टिविटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ असेसमेंट जिसे कहते हैं। अकाउंटेबल हो बंदा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं जी। वजह क्यों जरूरी है? अकाउंटेबिलिटी, ओके, अपना जायजा लेना, अपना मुहासबा करना क्यों जरूरी है? इसलिए आज के दौर में आप बैठ के मोबाइल पे भी एक के बाद एक शॉर्ट देखे जा रहे हैं, एक के बाद एक वीडियो देखे जा रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी होगी तभी तो अपने आप को रोक सकेंगे कि भाई बस बहुत हो गया, 10 मिनट हो गए, बस बहुत हो गया, ब्रेक ले लो, कोई दूसरा काम कर लो, कल मेरा पेपर है, कल नहीं तो मेरा 1 महीने बाद पेपर है, मुझे उसकी काम करना है। इस वक्त ये चीज जरूरी नहीं है कि मैं बैठ के वीडियो देखता रहूं। पहले था ऐसा नहीं था, इतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं। लोगों का एक ही शौक था टीवी का, सॉरी क्रिकेट का। क्रिकेट या तो रेडियो पे सुन लिया, टीवी पे बहुत होगा टीवी पे देख लिया। ऐसा नहीं था सब बैठ के। पहले आप जो है क्रिकेट मैच से पहले भी एक शो हो रहा है उसको भी देख रहे हैं, क्रिकेट के मैच के बाद फिर एक शो हो रहा है उसको भी देख रहे हैं, देख ही जा रहे हैं। फिर आप जो है बैठ के शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट वीडियो जिसके अंदर क्रिकेट मैच के हाईलाइट्स दिखाए जा रहे हैं। तो भाई अकाउंटेबिलिटी होगी, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। आखिरी स्किल जिसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो है लीडरशिप। ओके जी समरीन, लीडरशिप क्यों जरूरी है इस दौर में? लाइबा क्यों नहीं आई हुई आज? लाइबा बेग जी। मासूमा क्यों जरूरी है? आज की हमारी जो कंप्यूटर लिटरेसी क्लास हुई, आज की जो क्लास हुई, हमने आपसे काम करवाए, लैब में कोऑर्डिनेटर बनाया, आप लोग को असाइनमेंट्स कराए। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग को इवन आप लोग क्लास में आप खड़े होते हैं कि आपको ये फील नहीं होता कि लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है? हमारे इतने स्किल्स हो कि हम लोगों से काम ले भी सकें, काम करवा भी सकें, उनके साथ मिलकर काम कर सकें, और आपस में दुश्मनियां पैदा ना हो। तो ये ना समझें कि जी हम जो है मतलब ये अपने आप को कोई बहुत बड़ी चीज समझ रही है। राइट? तो लीडरशिप भी आज के दौर में बहुत जरूरी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर रहा हूँ।